बच्चों क्या हालचाल, बढ़िया सब। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय एकेडमी पर। हमें नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th वार्षिक परीक्षा के विज्ञान को पेपर को डिस्कस करेंगे। पेपर कोड हमारा क्या है, NU। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हो कि विराम अवस्था से स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा पहले सेकेंड में गिरी गई दूरी का मान होगा। तो जो पहले सेकंड में गिरी गई दूरी का मान होगा बच्चों g/2 होगा। g/2 क्यों होगा, आइए समझते हैं इसको। तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है दूरी, तो हम जानते हैं कि गति का जो हमारा द्वितीय समीकरण वो क्या है, s = ut + 1/2 gt² होता है। और इस सवाल में हमें बोल रहा है कि विराम अवस्था से स्वतंत्र रूप में वस्तु गिर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी u की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, क्योंकि वो विराम अवस्था से गिर रही है। विराम मतलब कि वो स्थिर थी, तो स्थिर अवस्था में किसी भी वस्तु की चाल क्या होती है, 0 होती है। और हमें समय के बारे में बोला है कि समय कितना है, 1 सेकेंड लेना है हमें। तो 1 सेकेंड लेना है समय, ठीक है। समय इसको t से निरूपित करेंगे, गलती से लिख दिए s। तो हमारा क्या हो जाएगा, s बराबर 0 × 1 + 1/2 × g × 1 का स्क्वायर। s बराबर कितना हो जाएगा, 0 + 1/2 × g, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, g/2। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हुआ है बच्चों, g/2। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछ रहा है कि 1/2 mv² सूत्र है। तो 1/2 mv² किसका सूत्र होता है बच्चों, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। यदि हमसे स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पूछे, ठीक है, जो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा होती है उसकी फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। यदि हमसे सामर्थ्य का सूत्र पूछे तो सामर्थ्य क्या होता है, हमारा कार्य बटा समय होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा है कि 1 किलोवाट किसके तुल्य है। हमें क्या रिलेशन बताना है, 1 किलोवाट का रिलेशन बताना है हार्स पावर से। ठीक है, हमें हार्स पावर से 1 किलोवाट में रिलेशन बताना है। ठीक है, हार्स पावर को हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति। तो हम जानते हैं कि 1 किलोवाट कितना के बराबर होता है, 1000 जूल के बराबर होता है। और 1 हार्स पावर कितने के बराबर होता है, 746 जूल के बराबर होता है। तो हमसे इन दोनों में संबंध पूछा है किलोवाट से हार्स पावर में। तो क्या कर देंगे हम, 1000 में 746 से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.34 के आसपास आती है। इसलिए 1 किलोवाट कितने के बराबर हो जाएगा, 1.34 हार्स पावर। अतः इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकेंड में करती, तो सामर्थ्य क्या होगा इसका। तो हम सामर्थ्य का फार्मूला जानते हैं बच्चों। सामर्थ्य का हमारा फार्मूला क्या होता है, सामर्थ्य बराबर कार्य बटा में समय होता है। तो कार्य कितना किया गया है यहाँ पे, तो कार्य हमारा किया जा रहा है 200 जूल का, और समय कितना लग रहा है, 8 सेकेंड। 8 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंजे 40। अतः 25 जूल पर सेकेंड सामर्थ्य होगा, या फिर इसको वैसे ही बोल सकते हैं कि 25 वाट होगा आंसर। ठीक है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो गया, 25 वाट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल बच्चों सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है, क्योंकि ठोस माध्यम का घनत्व जो होता है वह सर्वाधिक होता है, और उसमें कण जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें तरंग दैर्घ्य लैम्डा, आवृत्ति न्यू तथा तरंग की चाल भी में संबंध बताना है। तो हम बच्चों जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अर्थात दूरी को s से निरूपित करते हैं, s/t हो जाएगा। मतलब चाल को v से निरूपित करते हैं तो v = s/t हो गया। इस वाले केस में जो हमारा s है वो क्या है, तरंग दैर्घ्य के बराबर, तो लैम्डा हो गया। जो t है वो क्या है, हमारा समय जो है वो टाइम पीरियड क्या है, आवर्तकाल, तो इसको λ/t लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो इसमें संबंध होता है किसमें, आवृत्ति और टाइम पीरियड में, वो एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसलिए न्यू बराबर क्या होगा, 1/t। तो यहाँ पे हम रख देंगे 1/t की जगह न्यू, तो यहाँ न्यू रख दिए। तो हमारा क्या है, λ = v/न्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको बट्टा में से भेज दिए। तो हमने न्यू को क्वेश्चन में किससे निरूपित किया था, n से, तो हम यहाँ पे n लिख देंगे। तो λ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, v/n। तो किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अतः इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, v/n। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ वायु में दो ध्वनियों की तरंग दैर्घ्यों का अनुपात 1/4 है, तो उनकी आवृत्ति का अनुपात कितना होगा।
हमें तरंग दैर्घ्य का दिया हुआ अनुपात, तो उसकी आवृत्ति का अनुपात क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा 4/1, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि आवृत्ति जो होता है वह टाइम पीरियड का उल्टा होता है। उसी तरीके से जितनी लंबी हमारी क्या होगी तरंग दैर्घ्य होगी, ठीक है, उतना ही कम उसकी आवृत्ति होगी। इस ये दोनों दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि द्रव्यों की प्रकृति के बारे में आधारभूत सिद्धांत किसने दिया था, तो उसका आधारभूत सिद्धांत डाल्टन ने दिया था, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फार्मूला बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो Ca क्या होता है 2+ होता है, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH- होता है। इसमें +2 का चार्ज, इसमें -1 का चार्ज है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा Ca, और इसके साथ 1 जाएगा तो 1, इधर OH इधर 2 जा रहा है तो 2 हो जाएगा, तो 1 तो लिखते नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। अतः इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि P4O10 में P की संयोजकता कितनी होगी, तो P की संयोजकता यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ से पूछा है परमाणु के केंद्रक में होता है, तो परमाणु का केंद्रक की बात करें तो केंद्रक में 2 चीज़ें हमारे होती हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन केंद्रक में होते हैं, तो इससे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको देते हैं, तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को दिया जाता है, इन्होंने इसकी खोज की थी। किस वैज्ञानिक का मॉडल क्रिसमस केक जैसा था, तो ये जो हमारे थे थॉमसन ने बताया था कि जो हमारा कोई भी एटम होता है वह एक तरबूज के समान है, जिसमें जो काले वाले भाग हैं वह इलेक्ट्रॉन के समान है, और जो लाल वाले भाग है वह प्रोटॉन के समान है। और ये हमारे जो एटम के वो हमारे परमाणु के अंदर इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि एक दूसरे के आवेश को उदासीन करते हैं। और इसको केक के मॉडल से भी समझ सकते हैं, प्लम पडिंग मॉडल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, थॉमसन ने, जे थॉमसन। अगले सवाल में से पूछा है शीत रुधिर वाला जंतु कौन है, तो शीत रुधिर में जितने भी हमारे उभयचर प्राणी होते हैं, जो भूमि में भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, वे सभी इसमें आते हैं। इस तरीके से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेढक, ठीक है। अगले सवाल में से पूछा हुआ है कि ब्रायोफाइटा का उदाहरण है, तो बच्चों ब्रायोफाइटा का उदाहरण क्या होता है, लीवरवर्ट होता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लीवरवर्ट। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में से पूछा हुआ है कि HIV वायरस कहाँ फैलता है। HIV वायरस लसिका ग्रंथियों में फैलता है, जो लिम्फ होता है उसको इफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे HIV वायरस जो होता है इम्यून सिस्टम को इम्पेक्ट करता है, तो इम्यून सिस्टम लसिका ग्रंथियों द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है। अगले सवाल हमसे पूछा है कि रेबीज के द्वारा होने वाला रोग है, तो रेबीज जो होता है वो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। और वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं शायद, तो देख लीजिएगा आप, उसके अकॉर्डिंग से आंसर हो जाएगा, विषाणु ही होगा, ठीक है। हानिकारक परावैंगनी विकिरण को रोक लिया जाता है, तो हानिकारक जो परावैंगनी अल्ट्रावायलेट रे होती हैं उसको स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में एक ओजोन की परत पाई जाती है, उसके द्वारा रोक लिया जाता है। अतः इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन परत द्वारा। जल चक्र का संचालन मुख्य रूप से होता है, तो जल चक्र जो होता है उसमें जल पहले जमीन से भाप बन के उड़ता है, मतलब वाष्पन की प्रक्रिया होगी, ठीक है, फिर ऊपर जाता है तो वहाँ पर संघनन की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा वो क्या हो जाता है, वहाँ पर जाके संघनित हो जाता है और द्रव के छोटे छोटे बूंदों में बदल जाता है, तो वाष्पन भी हो रहा है, संघनन भी हो रहा है। संघनन के बाद क्या होगी, वर्षा होगी तो फिर पृथ्वी पे आएगा, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा फिर वाष्पित होगा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा फिर वायुमंडल में चला जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगले सवाल में हमसे पूछा है यूरिया है, तो यदि आप यूरिया की फार्मूला की बात करें तो ये होता है NH2C डबल बॉन्ड विथ ONH2। तो इसमें देखिए क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो एक ऐसा हमारा उर्वरक है, एक नाइट्रोजनस उर्वरक है ये, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।